हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो नीट फाइटर्स यार, होप सो आपकी प्रैक्टिस मस्त जा रही होगी यार, और बढ़िया तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा यार। इस समय एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपका जो कॉन्फिडेंस और आपकी जो पॉजिटिविटी है यार, उसके सामने नेगेटिविटी टिकनी भी नहीं चाहिए बॉस, ठीक है। क्योंकि आपने अपने एग्जाम को क्रैक करना, उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से माइंड से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो लेना चाहिए इस टाइम। ओके, सो प्रैक्टिस करना है, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बचाने वाली है, और प्रैक्टिस से ही आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जितनी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो यार, उतना मजा आने वाला है। सो आज फिर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड आप सबकी फेवरेट एज वेल एज यार नीट की फेवरेट भी है बॉस। व्हाट इज दैट? मॉडर्न फिजिक्स। सो कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो आपकी बेहतरीन कंसेप्चुअल हेल्प करने वाले हैं, और आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, पूछे जाने का चांस है, और उन्हीं के जरिए आप सारे कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो। ओके, अब आपने क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया होगा, जो उसमें डेटा गिवन है यार, आपने उसको ध्यान से समझा होगा, लिखा होगा। मैंने भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लिख लिया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जब भी बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो व्हाट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी मिस्टेक, तो करने का क्या है बॉस, ठीक है। अप्रोच क्या लगाना है जिससे कि जल्दी क्वेश्चन भी हो जाए और मिस्टेक भी ना हो। देखो, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, क्लियरली क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो ड्यूट्रॉन्स मिलके फ्यूज होके एक हीलियम का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जब दो ड्यूट्रॉन फ्यूज होके एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड? सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड QR। मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो ये आपने कैलकुलेट करना है इन दिस प्रोसेस। सो एनर्जी रिलीज व्हेनेवर इक्वेशंस इज गिवन, इसमें चूंकि इसमें नहीं गिवन है, मैंने बना दिया, चूंकि उसने लैंग्वेज ऐसी यूज करी है कि दो ड्यूट्रॉन, देखो ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, दोनों आपस में फ्यूज होंगे और एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देंगे, ये दोनों, है ना। तो एक रिएक्शन ही बन रही है ना, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वही कैलकुलेट करनी है ना। सबसे पहला स्टेप टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इजीली जिस कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो पूछा है पहले उसको लिख लो। ओके, तो सर यार पता भी तो होना चाहिए ना कैसे लिखना है, भाई वही तो बताना है मैंने आपको कैसे लिखना है। दोस्तों, जो इसमें प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट ये बना है, ठीक है, ये लिख लो आप, दिस इज योर प्रोडक्ट। और ये क्या है, आपके रिएक्टेंट्स है, ये तो आपको पता होगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस, टेंशन देने का। ओके, सो ये आपको पता होगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी लेनी है माइनस जिनसे ये प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट्स, उनकी एनर्जी लेनी है, ठीक है। ये बन गया था फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करके आऊंगा। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बाइंडिंग एनर्जी के, और एनर्जी गिवन होंगी, आपको लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो ड्यूट्रॉन है उसकी दे रखी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम की दे रखी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेनेवर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस आर गिवन और सिंपली बाइंडिंग एनर्जी आर गिवन, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली। अब क्या करेंगे सर, टेंशन नहीं है, सब कुछ गिवन है आपको। देखो QR निकालना है, प्रोडक्ट की एनर्जी देखो कितनी है, पहले देखो कितने प्रोडक्ट बने। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें जिस पे आपने फोकस करने का बॉस, ठीक है। व्हाट इज दैट? प्रोडक्ट क्या है, हीलियम कितने, 1, केवल सिंगल हीलियम है। इसके साथ 2 या 3 या 4 यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बने हैं वो हीलियम का न्यूक्लियस जो बना है वो एक ही सिंगल बना है। तो अगर एक ही बना है तो उसकी एनर्जी लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीलियम की पर न्यूक्लियन है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये एनर्जी वो प्रोडक्ट लेते हैं ना, ये बाइंडिंग एनर्जी, ये टोटल एनर्जी लेते हैं हम, जबकि आपको दे रखी है पर न्यूक्लियन। तो आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है डिवाइड में एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितने दे रखी है 7, जबकि हमें ये चाहिए पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए। तो आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालो 7 × A, और हीलियम का एटॉमिक मास कितना देख लो 4, ये तो पता ही है ना, A होता है। सो दिस इज 7 × 4 दैट इज 28। तो भाई ये यहाँ पे पुट करना है, दैट इज 28। इस बात का ख्याल रखना है, जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की नहीं हुई तो यू हैव टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस इनटू द गिवन एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है बॉस, ठीक है। अब क्या करें सर, माइनस रिएक्टेंट्स, देखो कितने रिएक्टेंट्स थे, कितने थे, जिन्होंने मिलके इसको बनाया, पहला ड्यूट्रॉन, दूसरा, 2 थे, तो पहले 2 ले लो, 2 थे ना। अब एक की एनर्जी कितनी है देख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है 1.1। अभी मैंने आपको बताया है कि इसकी भी हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। कैसे सर, 1.1 तो पर न्यूक्लियन है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1.1 इंटू ए कितना है
2 है, इसका मास कितना है देख लो 2 है, तो ये आ जाएगा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू हैव टू यूज दिस। 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। फिर यहां से मैंने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, तो यू जस्ट पुट हियर 2.2 हो गया, बहुत उड़ा डालो। सो एनर्जी रिलीज कितनी है 28 माइनस 4.4, सब्ट्रैक्ट करो यार। और ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, वो बचपन में आपने सीखा था। ओके, सो दिस इज 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द प्रॉब्लम एंड द सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस पे आपने फोकस करना है। व्हाट इज दैट? इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड यू जस्ट काउंट कि प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, एक है तो एक लेना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं है तो वह सिंगल है ही। और रिएक्टेंट्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, फिर उनकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल लेनी है एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली विदाउट एनी मिस्टेक। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बेहतरीन चांस होने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, प्रैक्टिस करते रहना, बढ़िया तरीके से जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, सिमिलर टाइप के देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिस पे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कंसेप्ट मैंने बताना है, यूज आपने करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, अप्रोच बता देना है मैंने, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, आप जल्दी से देख लो, उसको रीड कर लो यार, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना लाजमी है, वरना सब अनाजमी है। ओके, सो यार क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहा है अपनी थर्ड, सबसे पहले लिख लो क्या बोल रहा है, थर्ड एक्साइटेड, ओके, स्टेट से जंप कर रहा है वो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है। पहली बार ऐसे बोला है कि जब वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो जो फोटोन रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ होगी λ1, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्सिक्वेंटली वो अपनी सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, तो जो फोटोन रिलीज करेगा उसकी वेवलेंथ होगी λ2। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ λ1 ओवर λ2 एंड यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो उड़ाते हैं बढ़िया तरीके से कंसेप्ट का यूज करके। व्हाट इज दैट? तो देखो इसके थ्रू आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम क्या है कि ये डिसाइड नहीं किया है, ये डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई कौन सी ट्रांजिशन में यहाँ पे सीरीज कौन सी बनने वाली है, यू नो लाइमन, बार्मर, पीफर्ड, पाशन, कौन सी बनने वाली है ये बताया नहीं गया है। सो आपने क्या बोला, उसने डायरेक्ट बोला है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में आ रहा है, देन आफ्टर सेकंड से वो फर्स्ट में आ रहा है, तो उसमें जो फोटोन रिलीज होंगे उनकी वेवलेंथ का रेशियो बता दो। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ये आपको पता है ये ग्राउंड स्टेट होती है n1, इसको हम नंबर देते हैं, इसका जो ऑर्बिटल नंबर है दैट इज 1। ओके, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के रेफरेंस में ही करना है, इसके जस्ट पहले वाली यानी इससे जस्ट हायर वाली यानी 2, इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ध्यान से समझना। इसके लिए ये फर्स्ट यहां से स्टार्ट करोगे, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, फिर ये वाली जो होगी ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी और ये वाली थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। इस बात का आप ख्याल रखेंगे और जैसे ही तुमने ये समझा पटक देना उठा के क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाओ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में आना है, थर्ड कौन सी है जब n4 होगा, फर्स्ट को छोड़ के उसके पास वाली यानी सेकंड फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n4 से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n3 पे आएगा, यानी यहां पे आएगा और यहां पे जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी लैम्डा वेवलेंथ होगी λ1, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सब्सिक्वेंटली वो अपनी सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो सेकंड कौन सी होगी, 3 वाली, फर्स्ट कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये तो ग्राउंड है। तो फिर सब्सिक्वेंटली वो यहां से यहां पे आ रहा है, तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज करेगा वो λ2 होगी। दिस इज द अप्रोच, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का आपने, बस मैं सिखा रहा हूं आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब आपको पता है यार कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, तो आपने लैम्डा निकालना है और लैम्डा का बेहतरीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सबको पता है, R(Z²) 1/n1² minus 1/n2², and this is the formula. You just remember the formula, how you will put the value of n1 and n2. कोई टेंशन नहीं लेने का, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होने का। सर कैसे करेंगे, देखो n1 लेना है जहां पे वो जंप करके आता है, मतलब ऐसे याद रखना, जहां पर आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है बॉस, ठीक है। n2 क्या लेंगे सर,
जहां से आएगा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। किस तरीके से डिसाइड करोगे, आपने अलग अलग तरीके से फंडे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। N1 वो लेंगे जहां पर आएगा, और N2 वो लेंगे जहां से आ रहा है। नाउ अप्लाई इन फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन में अप्लाई करो। देखो इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं लिखूंगा 1/λ1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जेड तो 1 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, तो मैं लिख देता हूं जस्ट इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो इवन 1/N1 क्या लू, जहां पर आ रहा है, देख लो फर्स्ट कंडीशन में कहां पे आ रहा है, 3 पे, क्योंकि 4 से आ रहा है 3 पे, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस कहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है मतलब 4 से आ रहा है, तो यहाँ पे लेंगे 4 का स्क्वायर, हो गया, उड़ा डालो बॉस। तो ये आ गया 1/λ1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर एज इट इज ले लो। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो 16 - 9, ओके। आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई, 16 बनेगा या 9 बनेगा, ठीक है। और इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो, चलो चलो लिख लेते हैं, 16 - 9 डिवाइड बाई 9 इंटू 16, ओके। लिख लो यार, लिखने में क्या जा रहा है। सो आप क्या लिखेंगे, 1/λ1 एज इट इज आर जेड स्क्वायर इंटू 16 - 9 दैट इज 7, और डिवाइड में आ जाएगा 9 इंटू 16, एज इट इज रखो आप इसको, छेड़ने का इच नहीं। अच्छा सर छेड़ने का λ1 λ2 पूछा है, तो λ1 निकाल लूँ अगर मैं यहाँ से, बिल्कुल इसको रिवर्स कर दो, देखो λ1 आ जाएगा आपके पास 90 नॉट 19 दैट इज 9 16/7 आर जेड स्क्वायर, ये आपके पास λ1 आ गया। सिमिलरली देखो अभी तो मैं सिखा रहा हूँ आपको कि अप्लाई कैसे करना है, जब एक बार आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भाई फटाफट कैलकुलेशन करना, माइंड में बहुत तेज कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ठीक है। अभी सीख लेते हैं बढ़िया से कि यूज कैसे करना है। अब देखो λ2 निकालो जरा, जब वो थर्ड से 2 पे जा रहा है, मतलब सेकंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट पे जा रहा है, तो λ2 मिलेगा। तो λ2 कैसे निकालेंगे, 1/λ2 आर जेड स्क्वायर एज इट इज, तो कहां पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 लेंगे बॉस। N1 की वैल्यू देखो मैंने बोला जहां पे आएगा, कहां से आ रहा है, 3 से, तो ये 3 लेंगे, ओके। तो सिंपली यू जस्ट सॉल्व, जस्ट लिटिल बिट कैलकुलेशंस, नो प्रॉब्लम। ये 4 बनेगा एंड दिस इज 9 एंड यू कैन राइट दिस, ओके। तो 9 - 4 दैट इज 5। तो यार आपको दिख रहा है 1/λ2 दिस इज आर जेड स्क्वायर, एंड ये बनेगा 9 - 4 दैट इज 5 डिवाइड में 4 इंटू 9। λ2 का रिवर्स, इसको रिवर्स करो, देखो कितना आ रहा है। सो दिस इज 4 इंटू 9 डिवाइड में 5 आर जेड स्क्वायर, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। λ1 ये रहा, λ2 ये रहा। तेरे से पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो हाउ यू कैन सॉल्व, नाउ यू कैन सॉल्व, यू जस्ट डिवाइड देम, λ1 over λ2, just make some little bit calculations। so ये रहा आपके पास 9 16 by r z square into 7 डिवाइड में ये आ जाएगा 4 into 9 by 5 r z square। आप देख लो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ से 9 भी कैंसिल हो रहा है, ओके कूल। अच्छा सर ये देखो 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 आएगा, ठीक है, 5 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 20 और 7, 20/7। मैच कराओ आराम से, देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कटिंग वटिंग करना तो आता ही होगा ना यार, बचपन से कर रहे हैं ना कटिंग वटिंग, कटिंग करने में माहिर है, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज 20/7 एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको पता है बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, कि आपको ये पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो उसकी स्टेट होगी उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा सा हिंट देता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों वो बोलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, तो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है पास वाले से आएगी जस्ट, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है कि लाइमन के लिए बोल रहा है, तो भाई लाइमन कब बनेगी, जब कहीं से भी आएगा ग्राउंड स्टेट पे आएगा, ठीक है। तो ग्राउंड पे आ रहा है तो N1 तो 1 हो गया। कहां से आ रहा है, चूंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो उसके जस्ट पास वाली से आएगा, यानी इससे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, तो उस समय N जो लोगे आप 2 वो 2 लेना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी लाइमन के लिए, ऐसे याद रखना है, ऐसे है ना। शॉर्टेस्ट की बात करेगा, अगर शॉर्टेस्ट की बात करता है तो क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सपोज करो लाइमन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो ऑब्वियसली लाइमन अगर उसने बनाना है तो 1 पे आना पड़ेगा, तो N1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन चूंकि शॉर्टेस्ट बनाना है तो इन्फिनिटी से आएगा। ऐसे ऐसी ये चीजें आपने याद करके जाना है, बढ़िया तरीके से अप्लाई करके जाना है। एक चीज मैंने बता दी है,
फर्स्ट लाइन भी पूछ सकता है, लास्ट लाइन की बात भी कर सकता है, एक ही बात होती है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, इस तरीके की सिचुएशन की बात भी कर सकता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे और किस तरीके की लैंग्वेज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं यार एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, और वर्क फंक्शन से रिलेटेड ही आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस हमेशा 100% चांस होते हैं पूछे जाने के, पूछा भी जाएगा यार, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप बस प्रैक्टिस करते जाओ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की। ओके, सो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट भी समझना है, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन कर रहे तो बस उसी पे फोकस हो जाएंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसके थ्रू नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी सीखना है, दिमाग के तार खोल के रखने हैं, कहने का मेरा मतलब ये है। ओके, सो लेट्स सी। तो यार देखो, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव एक मटेरियल है जिसपे मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है फर्स्ट सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, क्लियर सा दिखाया जा रहा है कि जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो इसको मैं न्यू 1 मान लेता हूं। और वहां पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे वहां पे इंसिडेंट हो रहे हैं और वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वो करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस कंडीशन में दे रखा है -V0/2, ये गिवन है, ठीक है। फिर वो बोलता है अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ν/2 कर दूं, मतलब इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मान लो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रोकने के लिए आपको जो पोटेंशियल चाहिए वो हो जाता है V0 माइनस में है, बॉस स्टॉपिंग पोटेंशियल है नेगेटिव ऑब्वियसली, है ना। तो पता क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी यू हैव टू कैलकुलेट ν0। नाम तो सुना होगा बॉस, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। देख भाई, इससे ना वर्क फंक्शन के मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने बेहतरीन तरीके से क्या करना है। देखो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो सुनी होगी, पढ़ी होगी, बढ़िया तरीके से उसका यूज करके ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एप्लीकेशन मैंने बताना करके कैसे आओगे। देखो, पहली सिचुएशन में क्या बोला है कि एक लाइट इंसिडेंट करती है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, रोकने वाला पोटेंशियल स्टॉपिंग इतना है। तो पहले सिचुएशन को लिख लो। कैसे सर? याद करो, इक्वेशन क्या होती थी, एनर्जी जो रेडिएट करती है, इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो E लेते हैं, ये जो मटेरियल है इसका वर्क फंक्शन घपलू मतलब W ले लो या फाई से डिनोट करो, आपकी मर्जी है, यूनिट का ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा, फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्वियसली। सो दिस इंसिडेंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन 2 पार्ट्स, वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी, ओके। ये आपने याद रखना, सबको पता भी होगा यार। अब करना क्या है सर? करना ये है दोस्तों, यहाँ पे पुट करो इनिशियली। देखो, E को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है फोटोनिक एनर्जी है hν, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, तो मैं इसको लिखूंगा hν, वर्क फंक्शन रहेगा एज इट इज, प्लस इसको क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा, एक काम करो, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले, यहां से इसको लिखोगे E-W, इसको इधर लेके जाओगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर आप सबकी यूनिट ले रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आप लिख सकते हो V0, EV0, ठीक है। सो ये बन जाएगा ना। तो आपको पता है आपने यूज कैसे करना है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे V0 मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर मैं मान के चल रहा हूँ तो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये जो एनर्जी आपके पास ये वाली, इसको लिखोगे hν, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम निकालेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, मैं ये मान रहा हूँ कि इसकी यूनिट आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है और माइनस घपलू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में यूज करो सेम, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करूंगा, आपको पता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय 2, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है -V0/2। सेकंड कंडीशन में क्या है, -V0 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे h, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी ν/2, ठीक है, सिंपल। अब माइनस वर्क फंक्शन एज इट इज रहेगा, क्योंकि मेटल सेम है तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, तो वर्क फंक्शन सेम रहने वाला है, अच्छी बात है। अब क्या करें, अब सॉल्व करें, और क्या करें, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों आप क्या करने वाले हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आपने अल्टीमेटली ये निकालनी है ना, और ये निकालने के लिए आपको वर्क फंक्शन चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन होता है hν0, ठीक है, अगर आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इस तरीके से आप समझो। सो यार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे वर्क फंक्शन, अगर वर्क फंक्शन आ गया तो इसकी इक्वल कर देना hν0, और यहाँ से ν0 निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इन दो इक्वेशन का यूज करना, जो डेटा उसने दिया है उसका हम यूज कर रहे हैं ना, जस्ट यार टेंशन नहीं है। देखो अब कैसे यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो ये दोनों में सेम है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप।
तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, देखो माइनस वी नॉट बाई टू और माइनस माइनस वी नॉट हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट राइट में, इसमें से इसको करो, देखो एच न्यू माइनस गपलू माइनस इसको करोगे एच न्यू बाई टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे माइनस वी नॉट बाई टू, ये हो जाएगा प्लस वी नॉट, और दोस्तों इधर हो जाएगा एच न्यू, दिस इज एच न्यू, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा, इसमें से जब इसको हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एच न्यू बाई टू ही बचेगा, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, टू यहाँ पे आ जाएगा, टू 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 तो वी नोट बाई टू बचेगा, यानी एच न्यू बाई टू, टू से टू हो जाएगा आपका कैंसिल। सो हियर वी गो नाउ, टू वी नोट इक्वल टू आ गया एच न्यू, मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एच न्यू के इक्वल। बट हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली वर्क फंक्शन, हमारा मेन मोड होना चाहिए वर्क फंक्शन निकालना है। अच्छा सर क्यों निकालना है अभी, क्योंकि वर्क फंक्शन में ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, फिर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब क्या करें, वी नॉट की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में करो इसमें, या सेकंड वाली इसमें करो, पुट करो, किसी से भी आपने वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो आपकी मर्जी हो, है ना। सर मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, तो वी नोट की जगह लिखूंगा मैं एच न्यू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया है, इधर क्या बच रहा है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, आपको ये चाहिए, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, इक्वल के जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ बचेगा एच न्यू और इधर जाएगा प्लस एच न्यू बाई टू। अब तेरे को भाई यार देखो ये ऐड वैड करना तो आता ही है ना, ये हाफ है ये वन है, तो ये टू प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू एच न्यू, ये आ गया आपका वर्क फंक्शन। और दोस्तों जैसे ही वर्क फंक्शन आ गया ना, एक बार आप कंसेप्ट सीख लो, फिर बेहतरीन प्रैक्टिस करके तुरंत सॉल्व करके आना हाई स्पीड के साथ। अब वर्क फंक्शन की ना वैल्यू पुट कर दो, क्या है सर, ये रही एच न्यू नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू एच न्यू, एच से एच कैंसिल, सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्री बाई टू न्यू, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की 3/2 यानी 1.5 टाइम्स है, आप चेक करो। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दिस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यू कैन यूज। एंड ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा, अगर बढ़िया क्वेश्चन आया ना तो भाई ऐसा आएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो क्या आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्क फंक्शन होता है ना, आपको पता है यार, ये एच न्यू होता है, अगर जूल में लिखना है तो ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो भाई ई तो करना ही पड़ेगा ना, है ना, इलेक्ट्रॉन ई जो आपका चार्ज होता है, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, ये आपको गिवन होगा, सम टाइम क्या करेगा, देखो अच्छा न्यू नॉट, सॉरी दैट इज थ्रेशोल्ड, ओके। सो एच सी बाई लैम्डा नॉट, कभी कभी वेवलेंथ पूछ लेता है, तो भाई इसका डायरेक्ट यूज कर लेना, ये गिवन होगा, बाकी सब आपको पता होता है, ठीक है। अच्छा ये एच और न्यू है ना, ये है एच और सी, ये है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी प्लैंक कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ई से अगर आपने डिवाइड करना है तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, यूनिट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से इसी टाइप की कैटेगरी का, ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सो टोटली डिपेंड अपॉन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप उसको उड़ा के आ जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा बॉस उड़ के आ जाओगे, ओके। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सारे फॉर्मूले बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, लिख के जाना है, याद करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट में काफी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि एक लेजर लाइट है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है, कि देखो लेजर लाइट को जब ऑपरेट किया जा रहा है तो उसकी जो पावर है वो 2 मिली वॉट है, और जो जिस वेवलेंथ के साथ उसको ऑपरेट किया जा रहा है वो है 500 नैनोमीटर, ये क्लियर बोला है। तो बताओ इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब लेजर लाइट का यूज किया जा रहा है कितने फोटॉन्स इमिट होंगे। याद रखना, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये तो है ही, बट पर सेकंड, ये ध्यान रखना बॉस, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने इमिट होंगे, यू हैव टू कैलकुलेट। लेट्स सी, मैं इसको मान लेता हूं कंप्लीट को n, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड n है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि पावर दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने पड़े, तो n का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों पावर जो आपको गिवन होगी डिवाइड में एनर्जी ऑफ फोटोन। आसान बना दिया ये डायरेक्ट याद कर लेना, जब भी नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पावर डिवाइड में एनर्जी ऑफ फोटोन। अब क्या करेंगे सर, पावर तो डायरेक्ट गिवन है, कितनी है सर, देख लो 2 मिली मतलब 10⁻³ ओवर एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, याद करो, एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच सी बाई लैम्डा, बिकॉज ऑफ लैम्डा दे रखा है,
अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आप एच न्यू लेते, समझ गए होंगे। अब देखो इसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी कि यार सर यहाँ पे तो यानी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, उसको पता है एग्जाम वाले को कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ लिटिल बिट मोर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, नॉट लिटिल बिट, दैट इज मोर कैलकुलेशन। ओके, तो फिर क्या करूंगा, जब भी एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो ना दोस्तों, तो एक बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्या, एच सी बाई लैम्डा, जब लैम्डा गिवन होगा, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज सी, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी एंड देन यू विल मल्टीप्लाई देम, तो दिस विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो बेसिकली आप इसका प्रोडक्ट याद रखो, जब भी एच सी की रिक्वायरमेंट हो, प्लैंक्स कांस्टेंट और सी, इसका प्रोडक्ट होगा 19.8 इंटू 10⁻26। ये नंबर अगर आप याद करके जाओगे तो मजा आ जाएगा, लास्ट नंबर रिवाइज करके जाना बढ़िया तरीके से, कैलकुलेशन मोर कैलकुलेशन करने से बच जाओगे और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। अदरवाइज एच अलग पुट करना पड़ेगा, सी अलग, फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना कैलकुलेशन करने में। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 19.8 इंटू 10⁻26 डिवाइड में लैम्डा कितना है 500, नैनो का मतलब -9, यूनिट सेम बना लेनी है सबकी, ये बन गया अब आपके पास, ठीक है। इसको मोर इजीली आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करके कैंसिल करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप n निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड में यहाँ पुट करोगे 19.8 10⁻26 डिवाइड में आएगा 500 10⁻⁹। तो आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सर क्या आएगा, n आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 500 10⁻⁹ ओवर 19.8 इंटू 10⁻26, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल कर सकते हो, देखो ये -3 है, ये -9 है, तो 12 होगा और 12 से ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास बचेगा यहाँ पे 1000 बचेगा, देखो 500 का 2 में मल्टीप्लाई करो 1000 हो गया, ठीक है। ऊपर से 12 इससे कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा 19.8 इंटू यानी 26 और 12 यानी 14 बचेगा 10⁻14। तो ये लगभग क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो 1000 है, एक जीरो और ऊपर लेके जाओ या यहीं से पॉइंट हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे देख लो बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ बढ़ जाएगा तो 1000/198 और पॉइंट हटाया आपने तो ये -14 है, पॉइंट हटाओगे 15 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻15। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 198 है, मैं इसको 200 मान लूं तो नियर अबाउट आंसर देख लो 5 के आसपास आने वाला है, समझ रहे होंगे आप। अगर 200 मान लूं तो 5 के आसपास, देखो ना आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में जाओगे। इसको अगर मैं 200 मान लूं तो 0 0 0 2 से कैंसिल 5, तो नियर बाई आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻15। आप समझ लो इतने होंगे, लगभग इतने फोटॉन्स होंगे पर सेकंड। कैलकुलेशन कैसे करके आनी है इस टाइप के क्वेश्चन की, वो मैं आपको सिखा रहा हूं बॉस, ऑप्शन चेक कर लो, इसी टाइप का कैलकुलेशन करके आपने आनी है, बढ़िया तरीके से, हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, क्वेश्चन बढ़िया करके आएंगे, बढ़िया तरीके से सीख के आएंगे। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आप याद रखना बस। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और जितने भी मैंने आपको बोला, जितने भी क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं बेहतरीन होने वाले हैं यार। आप सबकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करें, उनके कॉन्सेप्ट सीखे, नोट्स बनाए, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जल्दी से देख लो। डी ब्रोगली, और आपका नाता डी ब्रोगली के साथ बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपने देखा इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत बढ़िया तरीके से अफोर्ड के आ सकते हो, ठीक है। सो यार डी ब्रोगली वेवलेंथ की जब भी बात करेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। वो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, जैसे वो इलेक्ट्रॉन का नाम यूज करे, फॉर इलेक्ट्रॉन, और डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें। एंड अगर इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इफ पोटेंशियल इज गिवन इन द क्वेश्चन, पोटेंशियल इज गिवन, और गलती से पोटेंशियल गिवन है, तो भाई बिना सोचे समझे, अगर इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल दे रखा है तो लैम्डा यू कैन यूज 12.27 ओवर √V एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। दिस फॉर्मूला यू कैन यूज डायरेक्टली, बट ये वैलिड होगा इलेक्ट्रॉन के वास्ते। ओके, बट एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, यहां से तो देखो आंसर आ ही जाएगा। क्या करना है सर, देखो 12.27 बाय √V कितना दे रखा है आपको, पोटेंशियल दे रखा है जिसपे वो ऑपरेट कर रहा है, उसको 10,000 वोल्ट। क्लियर है, 10,000 वोल्ट दे रखा है कि नहीं। तो V की वैल्यू अगर मैं 10,000 को लिख लूँ 10 की पावर 4, तो 12.27 डिवाइड बाई 10 की पावर रूट से बाहर आएगा 100, तो ये बन जाएगा 100 से डिवाइड करोगे 0.1227। इतनी एंगस्ट्रॉम आपके पास वेवलेंथ बनने वाली है डी ब्रोगली। दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस आपने याद रखना, इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल गिवन है, डायरेक्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअल कंसेप्ट क्या था देख लो।
जिससे आप और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कर सको। लैम्डा क्या होता है बेसिकली ब्रोगली के अकॉर्डिंग, एच बाई पी, पी इज द लीनियर मोमेंटम, सो दैट इज एम वी ऑब्वियसली। सो यार सर अगर यहाँ पे मोमेंटम है तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम वी। यस, अगर यहाँ पे सर मोमेंटम है तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद करो वो जमाना, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन आपका बन चुका है लैम्डा h ओवर अंडर रूट ऑफ 2m के, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बताओ सेम काइनेटिक एनर्जी है, दो अलग अलग पार्टिकल है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो उनकी वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। देख लो यहां से निकाल सकते हो। तो देखो किस पे डिपेंड करेगा, ये तो हो गया h कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 यू कैन राइट अंडर रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेकंड वाले का मास ऊपर फर्स्ट वाले का नीचे, सेकंड वाले काइनेटिक एनर्जी ऊपर फर्स्ट वाले के नीचे। इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। मैं बता रहा हूँ कि और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करके आओगे यार, इसी में बता देता हूँ क्या जा रहा है अपना, ठीक है। सो यू जस्ट पुट, जैसे तेरे को बोल रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर जाएगा, प्रोटॉन का नीचे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो मास पुट करने की जरूरत है बस, है ना, उतना तो आप कर ही लोगे। दूसरा कि यार सर आप वैसे भी ये कैसे बना होगा, देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई वी क्यू वी, मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई लेंगे, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में ई लेंगे आप, ठीक है। सो वी इज द पोटेंशियल, यू नो अप्लाइड पोटेंशियल होगा तो उसके उसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो वहीं से तो ये बना होगा। मतलब लैम्डा ऑल्सो कैन बी रिटन एज एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2m, इसकी जगह लिखेंगे QV। देख बहुत इंपॉर्टेंट बन गया आपके पास ये, ठीक है। सो अब वो आपसे बोल सकता है कि अगर पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल सेम है तो लैम्डा मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा। इफ V इज सेम, डिफरेंट टू पार्टिकल के लिए अगर V सेम है तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 को आप लिखोगे अंडर रूट में m2 अपॉन m1 एज इट इज रहेगा, Q आ जाएगा बस Q2 अपॉन Q1, जो भी पार्टिकल होंगे, ये आप ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सम टाइम क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि थर्मल मोशन की बात करें, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मॉलिक्यूल्स के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों 3/2 kT। ध्यान से समझ रहे हो, अगर टेम्परेचर के टर्म्स में बोल रहा है, दिस इज योर टेम्परेचर T, सो इसके टर्म्स में भी निकाल सकते हो, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। सो K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको E लिख लो ना, लैम्डा यू नो इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में, यहाँ पे लिखोगे आप, देखो 2m K की जगह लिख दोगे 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT। ये भी पूछा जा सकता है, यानी लैम्डा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी फॉर्म आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है यार, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए बढ़िया तरीके से, जाके प्रैक्टिस करो, धमाल मचा दो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, दैट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे कॉन्सेप्ट का यूज करके। ओके, क्वेश्चन देख लो, आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, फिर डायग्राम बनाना जरूरी है, उसको देख लेते हैं ना किस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन है और उसको अप्लाई करते हैं, आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्या है सर, क्लियर बोला है कि भाई 3 एनर्जी लेवल है आपके पास C, B, A, और जो C वाला सबसे हाईयर है, मतलब उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर B की, फिर A की, फिर बोला है यहाँ पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं। कैसे ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो जो सबसे हाईयर एनर्जी लेवल है C से B हो रहा है, वो बोलता है कि C से B होता है पहला ट्रांजिशन, और वहां से जो रेडिएशन निकलती है उसकी वेवलेंथ है λ1। फिर B से A होता है, वहां से जो रेडिएशन निकलेंगी उसकी है λ2। फिर बोल रहा है C से डायरेक्ट A पे आता है, तो जब A पे डायरेक्ट आएगा वहां से निकलेगी λ3। तो बेसिकली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। एंड कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे बोल रहा है वैसे अप्लाई करो, टेंशन नहीं है। कैसे करूंगा, अच्छा, जब ट्रांजिशन करने में जो एनर्जी रेडिएट होती है वो फोटोनिक एनर्जी होती है, सबको पता है। जैसे बोला मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। कैसे सर, C से जब B पे ट्रांजिशन किया तो इसकी λ1 कैसे निकालेंगे, C की एनर्जी दे रखी है EC, इसकी एनर्जी दे रखी है EB, और आपको पता है ये ज्यादा ये कम, तो हम हमेशा फोटोन की एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों का चेंज लो, यानी डेल्टा ECB, और फॉर्मूला यूज करो HC/λ, चूंकि λ1 माना है तो ये मान लो। कैसे लिखेंगे सर, इसको लिख लो, चूंकि C से B आ रहा है तो हाई एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी इक्वल टू C/λ1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही करना है, हो जाएगा, लिखते जाओ, हो जाएगा, बस देखते जाओ। अब वो B से A ट्रांजिशन कर रहा है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा एनर्जी का, हाई माइनस लो, EB माइनस EA, इसको भी लिखेंगे HC/λ, लैम्डा कितना है 2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो, बढ़िया तरीके से देखो, क्या सर, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दो,
ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। देखो ई बी जब इसमें ऐड होगा तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा ई सी और यहाँ बचेगा माइनस ई ए, इधर वाले ऐड हो गए। अब इधर वाले को ऐड करो, एच सी बाई लैम्डा वन प्लस एच सी बाई लैम्डा वन कॉमन ले लो, एच सी अंदर बचेगा 1 बाई लैम्डा वन प्लस 1 बाई लैम्डा टू। क्लियर है? ओके, सो यहां पे आ जाएगा ई सी माइनस ई इक्वल टू एच सी। यहां बच गया आपके पास व्हाट इज दैट, दिस इज 1 बाई लैम्डा वन प्लस 1 बाई लैम्डा टू। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, सिंपल। अब आप लास्ट वाला ट्रांजिशन ध्यान से देखो, और क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये आपको नजारे दिख रहे होंगे। जब वो सी से डायरेक्ट ए पे आएगा तो लैम्डा 3 इमिट करेगा, तो सी और ए के बीच का एनर्जी गैप ले लो, ई सी माइनस ई ए, और इसको लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा 3। This is now the final equation. You just compare them. यहाँ पे EC माइनस ई की वैल्यू ये आई थी और यहाँ पे ये आई है, मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो तो कितना आएगा, एच सी 1 बाई लैम्डा वन 1 बाई लैम्डा टू इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा 3। ये उड़ा दो तो जो बता वही आंसर है ना यार। यहाँ बचेगा 1 बाई लैम्डा वन, यहाँ बचेगा लैम्डा टू, लैम्डा 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, ऑप्शन चेक कर लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लो तो ये आएगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू बाई लैम्डा वन लैम्डा टू, यह आएगा लैम्डा 3। रिवर्स करो, लैम्डा 3 निकालना है ना, तो लैम्डा वन लैम्डा टू ओवर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। ऐसे भी लिख लो, जैसे ऑप्शन में होगा ऐसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है बॉस। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू एंड डिपेंड्स अपॉन द गिवन ऑप्शंस, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। और इस तरीके के कंसेप्ट आप यूज करके आओगे अगर इस तरीके के ट्रांजिशन पे डिपेंडेंट रेशियोज पूछेगा आपसे, वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिलेशंस वाले। ओके, अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। जैसे एक अप्रोच आपके माइंड में बन जाएगी, क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करके आऊंगा। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। यार क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि एक हैवी न्यूक्लियस है जिसपे टारगेट किया जा रहा है, एक अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड किया जा रहा है उस पर। ठीक है, मतलब लेट्स सी, मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है आपको पता है प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स बहुत सारे, तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो और ई, इसका चार्ज ये मान लो। उसने बोला एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक एनर्जी के साथ आ रहा है, एनर्जी दे रखी है हाफ एम वी स्क्वायर, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा और बॉम्बार्ड कराना है। तो जैसे ही इसके पास जाता है तो पहले ही मुड़ के आ जाता है, कुछ डिस्टेंस पहले ही मुड़ के वापस हो जाता है। तो बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल इसके कितने पास तक जा पाएगा। सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर नोट से डिनोट कर दो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको नाम दिया गया है दोस्तों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितने पास तक ये न्यूक्लियस के जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बतानी है, और ये डिस्टेंस किस तरीके से अल्फा पार्टिकल के मास पे डिपेंड करती है और किस तरीके से उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है इतनी। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। देखो, जब वो जा रहा था इस लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो वो वापिस क्यों मुड़ा, वो डायरेक्ट उस पर हिट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे ऑलरेडी हीलियम का न्यूक्लियस होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तभी रिपल्सन हुआ होगा और वो वापस मुड़ गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका कंजर्वेशन हो गया होगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन आएगा तो अल्फा पार्टिकल की जो भी एनर्जी काइनेटिक गिवन होगी उसको आपने लेना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देना है, हो जाएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं है। क्या करना है सर, एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कितनी दूर से इनके बीच का यहाँ तक पहुंचा होगा, इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सॉरी दिस इज आर ओनली, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। सो आर नॉट। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो। देखो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है ना 1/4 क्यू वन क्या है सर, क्यू वन मान लो हीलियम का चार्ज। ठीक है, तो इस पे जो भी चार्ज होगा उसको आप कंसीडर कर लेंगे। इस पे क्या चार्ज दे रखा है, जेड टाइम्स ऑफ ई, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे आपने जो कंसीडर करना है। अब क्या करेंगे सर, तो Q1 की वैल्यू क्या लेंगे, इस पे जो चार्ज होता है वो डबल होता है प्रोटॉन का, आप सबको पता है, तो 2 टाइम्स ऑफ E, और ये क्या होगा सर यहाँ पे Z इंटू E। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा R नोट, आपने R नोट निकालना है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लो, वरना कोई टेंशन नहीं है। R नोट निकालो तो R नोट कितना आएगा सर,
2kz² देखो मल्टीप्लाई करो डिवाइड में, और 2 इधर से भी जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो गया, m नीचे जाएगा, ये आ गया देख लो आप, ठीक है, और v² भी है, तो दिस इज योर v² एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियरली दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो 4 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, e क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, बचा मास और v, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के कॉन्सेप्ट में जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z है। अगर कभी पूछे बताओ एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना, एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। ये 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करके जाए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके याद रखियो बॉस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इजी कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की प्रॉब्लम है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर पंगे हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी करने हैं जो फॉर्मूला डिपेंडेंट होते हैं, और फॉर्मूले इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला डिपेंडेंट भी आते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। सो हियर इज द क्वेश्चन, आप देख लो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर के साइज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसने बोला कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस आपको गिवन है, एल्यूमिनियम का और टी आपको न्यूक्लियस गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, सपोज करो इसका जो साइज होगा वो R1 होगा, मतलब इसकी रेडियस R1 होगी, और इसका ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, और इसका जो साइज है वो R2 होगा। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो क्या होगा, यानी R1/R2 या टू कैलकुलेट बेसिकली एक्चुअली। तो जब भी कभी दोस्तों न्यूक्लियस के साइज या रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको पता है जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास की पावर 1/3 के। सिंपल ये याद रखना है, मतलब आप लिख सकते हो R0 a की पावर 1/3, बस खत्म कहानी, ये याद रख लेना। जब भी कभी न्यूक्लियस गिवन होंगे, रेडियस की बात करेगा, दिस इज द फॉर्मूला, क्या करना है सर, इसके लिए क्या लिखूंगा R1, ठीक है, डिवाइड में R2, इसके लिए इक्वल टू R1/R2 करूंगा, a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो A1/A2 होल पावर क्या रहेगी 1/3। क्लियर है, पुट करो वैल्यू, तो R1/R2 क्या करूं सर, A1 इसका ये रहा, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 27/125 होल पावर 1/3, उड़ा डालो यार, ये है 3, ये है 5, यानी 3/5 का क्यूब हो जाएगा, और होल पावर क्या है दोस्तों, इतना तो समझ जाओगे 3, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, सो R1/R2 आपके पास आ गया 3/5। दिस इज योर फाइनल आंसर, cool, this is your final answer. If this is not in the option तो ये चेकआउट, ध्यान से देखो ऑप्शंस को, वो ऑप्शन में 3/5 ने दे रखा है, बट अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से कर दूँ 6/10 तो हो जाएगा, मैच करा लो, फिर भी नहीं मिले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, मिलेगा यार, ठीक है ना, मिलेगा। तो 6/10 है ऑप्शन में, और इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, आपके साथ गेम खेल सकता है इजी क्वेश्चन के साथ भी, ठीक है। तो इस कैटेगरी क्वेश्चन भी बढ़िया से करके आना, आप देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार अब बात कर लेते हैं एक और बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन न्यूमेरिकल की। ओके वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक में भी डाले हैं, उसमें भी आप देख के जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, बट इसको भी मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ये आपको भी पता होगा। ओके सो यार रेडियो एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि भाई क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसकी हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 10 मिनट, और उसका इनिशियल जो न्यूक्लियर नंबर है वो है 600, इनिशियली वो कितना है, यू नो, तो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन, है ना, तो आपने वो टाइम निकालना है फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, मतलब इतने न्यूक्लियाई इनिशियल अमाउंट से डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, समझना, तो टाइम निकालना है। अच्छा सर टाइम निकालना है, हाफ लाइफ दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला, तो देखो n = n0 1/2 की पावर n, सिंपल यू कैन यूज दिस, क्योंकि हाफ लाइफ गिवन है, n निकाल सकते हैं, n इज द टोटल नंबर ऑफ जो उसकी लाइफ बनने वाली है, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो बनने वाली है, ठीक है। सो n कैसे निकाल सकते हो सर आप, n कैसे निकाल सकते हैं, n होता है आपका टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ, ऐसे निकाल सकते हो यार, नो प्रॉब्लम यार। सो मेरे को ना टाइम चाहिए एक्चुअली, तो मैं यहाँ से n निकालूंगा, यहाँ पुट करूंगा, ये गिवन है t आ जाएगा, सिंपल, मतलब आप ये कह रहे हो कि t निकालने के लिए n × t आप चाहिए मेरे को, बिल्कुल, मतलब ये गिवन है, ये निकालना है, ये यहाँ से आ जाएगा। देखो इनिशियल अमाउंट आपको गिवन है, n क्या है, n इज द जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, रिमेनिंग अमाउंट,
डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो बचता है, जबकि उसने क्या दिया है, टाइम कैलकुलेट करो फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई, वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो बचे कितने, यही मेन पॉइंट है, यानी डिसइंटीग्रेट कितने हुए, इतने। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, नो, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, हमें रिमेनिंग निकालना है, बचा कितना है, तो एन निकालने के लिए क्या करोगे, इनिशियल कितने थे एन नॉट माइनस डिसइंटीग्रेट कितने हो गए 450। लैंग्वेज पे ध्यान देना, अदरवाइज छोटा सा भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो n इक्वल टू एन नॉट 600 माइनस 450 करना है, माइनस करना है ना, तो 051। ओके, सो दिस इज योर n। अब उड़ा सकते हो आप, n की वैल्यू आ गई, दीज आर द रिमेनिंग आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, इतने बचे हैं, अब यूज कर लो यहाँ। तो 150 इक्वल टू 600, एन नोट दे रखा है 1/2 की पावर n, इसको आप कैंसिल करो, ये 4 आएगा, यानी 1/4 बचे, देखो 15 60 को डिवाइड करोगे ना, सो यहाँ आएगा 1/2 की पावर n, और आपको दिख रहा है ये 1/2 बेस है ना इसका, तो यहाँ पे 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, इसको 4 को लिख सकते हो, और ये n हो गया, बेस सेम है, पावर n की वैल्यू कितनी मिल गई, इक्वेट कर दो 2। n अगर 2 आ गया तो भाई यहाँ से टाइम आ गया, देखो टाइम कितना आया सर, दिस इज 2, हाफ लाइफ कितनी दे रखी है सर 10, सो टाइम कितना आ गया 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ऐसा हो पाएगा, यानी दिस इज द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड। तो मेन क्वेश्चन था मेरा इसको समझाने का, इसको करने का, कि आपने एन पे ध्यान देना था, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन इतने का हो चुका है, तो जो बचे हैं वो यहाँ पे यूज होंगे, तब आप सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके नीट फाइटर, सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम गाइस। ओके, बेहतरीन टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस, और मस्त वाली बात क्या है यार, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं, और इजीली आप इसको क्रैक करके आ सकते हो। 4 मार्क्स भी तो लेने हैं यार। ओके, इजी कैटेगरी भी तो टूट पड़ना है, जैसे भूखा शेर होता है ना फटाक से। ओके, सो लेट्स सी, सो हियर इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि एक न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर n दे रखा है, समथिंग समथिंग हमें नहीं पता क्या होगा, एंड उसका एटॉमिक मास m दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस न्यूक्लियस से अगर आप एक अल्फा पार्टिकल निकालो, इमिट करो, और 2 बीटा पार्टिकल, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो क्या होगा। भाई बहुत ईजी है, देखो आप कुछ नहीं तो यार आप लोगों ने से कर भी दिया होगा, फटाक से उड़ाना है, पटकना है, उड़ाना है। इस टाइप का नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस गिवन है, डिसइंटीग्रेट होकर दूसरा न्यूक्लियस गिवन होता है, तो उसमें उल्टा पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड या बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड। ओके, समटाइम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने शॉर्ट ट्रिक में डाल दिया, वो आप वहां पे जाके चेक करेंगे। यहाँ पे ये कैटेगरी में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। उसने बोला कि अगर इस न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा। पहले अल्फा पार्टिकल निकालते हैं। आप सबको पता है जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक मास से 4 का डिक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर से 2 का डिक्रीज होता है। समझ गए होंगे आप। इसका मतलब यहां लिखूंगा मैं m-4 और यहां लिखूंगा n-2, ठीक है। ओके, अब उसने क्या बोला है सर, अब उसने बोला है कि अल्फा पार्टिकल निकल गया तो 4 का डिक्रीज होगा एटॉमिक मास से, याद रखना है, एटॉमिक नंबर से 2 का। जब 2 बीटा पार्टिकल निकले, बीटा पार्टिकल समझना दोस्तों, बीटा पार्टिकल का मतलब होता है, अगर केवल बीटा पार्टिकल बोला है, बीटा नेगेटिव, कभी बोल देगा बीटा पार्टिकल डायरेक्टली, कभी बोल देगा बीटा नेगेटिव, एक ही बात है। जब भी बीटा पार्टिकल की बात करें, चूंकि 2 निकल रहे हैं ना, एक के निकलने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक मास उसका जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बट एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। अगर वो बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, या नेगेटिव, एक ही बात है ना, तो भाई उसका जो जेड होता है ना, मतलब ये एटॉमिक नंबर, वो 1 से इंक्रीज कर जाता है, 1 से इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो x से y बना, y से कुछ बन गया, a मान लो, ए तो क्या मानूं मैं यहाँ पे जेड मान लेता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग कुछ नाम होगा न्यूक्लियस का। तो MO-4 एज इट इज रहेगा, इसमें 1 इंक्रीज कर दो। देखो कि यार, तो एक बीटा पार्टिकल अगर निकलता है तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो M-4 एज इट इज रहने वाला है। लेकिन ये जो उसका N-2 बचा हुआ था ना अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद, अब आप 2 बीटा पार्टिकल निकाल रहे हो, तो 1 के निकलने से ये रेज करता है, मतलब इंक्रीज करता है 1 से। क्योंकि 2 निकल रहे हैं तो 2 से इंक्रीज कर जाएगा। तो N-2 है तो इसमें +2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचने वाला है, MO-4, यहां बचेगा N, ठीक है, सिंपल। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चूंकि एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो 1 से इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर, 2 निकल रहे हैं तो 2 से इंक्रीज कर देगा, ऐड कर देना यार। फाइनली यू कैन solve the problem very quickly. Okay.